Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 और हम हैं चैप्टर 2 में. एक्चुअली ये जो सेशन है इसमें हम समराइज़ करेंगे आपके पूरे चैप्टर 2 को कि हमने इस चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ा. तो स्टार्ट करने से पहले इन द बिगनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू द कंटेंट्स कि क्या क्या कंटेंट्स हैं. देखिए, पहले चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. सो इन एंड ऑल हम इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं कि भारत का जो संविधान है उसका डिज़ाइन कैसा है. तो अगर हम भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात करेंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि वो बनाया कैसे गया था, उसको किस तरह से बनाया गया था, व्हाट वाज द पाथ टू इट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि इसको बना रही थी वो क्या कर रही थी, क्या गाइडिंग वैल्यूज़ थी, क्या प्रिंसिपल्स थे, बेसिक क्या चीज़ें थी. और इन चीज़ों को हम थोड़ा कंपैरिजन से पहले इनिशिएट किया था हमने समझना कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, फिर हमने अपना कैसे बनाया और हमने क्या गाइडिंग वैल्यूज़ ली. So let's start quickly revising all of these things. So we started off with a democratic constitution in Africa. हमने देखा था कि वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था. जैसे यूरोपियन हमारे यहाँ आए, कुछ यूरोपियन वहाँ चले गए, वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे लोकल रूलर्स बन गए. लोकल रूलर्स बन गए तो यूरोपियन थे वाइट और इंडिजीनियस पॉपुलेशन थी ब्लैक, और यू कैन से या फिर इनमें कुछ लोग मिक्स्ड भी थे जिनको कलर्ड बोला जाता था, राइट. सो इस तरह से सेक्शन जो सोसाइटी में डिवाइड हो गया, सेग्रीगेट हो गया. इनको इनके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे थे, इनको बहुत सी चीज़ें जो थी इनके अगेंस्ट में जा रही थी और ये लोग सारा रूल कर रहे थे और काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेट किया करते थे. अब इसी चीज़ को होते हुए काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, स्ट्रगल हुआ इस पूरे सिस्टम को. इस सिस्टम को बोला जाता है अपार्थाइड सिस्टम. इसके अगेंस्ट पूरा स्ट्रगल हुआ. ब्लैक, कलर्ड और इंडियन लोगों ने पूरा ये प्रोटेस्ट किया. फिर उसके बाद फाइनली इन लोगों ने अपनी जो पावर है वो दे दी. इन्होंने बहुत से बेसिक राइट्स इनको दिए, ब्लैक्स को दिए, और फिर उसके बाद इनके जो रिप्रेशन है उसके अंदर से ब्लैक्स निकल गए. फिर फाइनली अपार्थाइड गवर्नमेंट इट केम टू एंड, और फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सोचा कि फाइनली अब साउथ अफ्रीका का अगर हमें कुछ नई सोसाइटी बनानी है इट शुड बी मल्टी रेशियल. यानी कि अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो ग्रुप है इन्होंने लड़ा है तो इनका ही पावर हो जाएगा, नहीं. दे एक्सेप्टेड टू द प्रिंसिपल दैट कि अब भाई सारे जो रेसेस के लोग हैं वो इक्वल, हम उनको पार्टिसिपेशन देंगे. फिर उसके बाद कैसे उन्होंने संविधान बनाया, 2 साल डिस्कशन किया. फिर उसके बाद थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ किए, कुछ वाइट्स ने कॉम्प्रोमाइज़ किए, कुछ ब्लैक ने कॉम्प्रोमाइज़ किए, क्योंकि देखो ट्रस्ट डेवलप करना इतने बड़े जो इंसिडेंट्स के बाद दोनों पार्टीज़ के लिए इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. वाइट को ये एंग्जाइटी होगी कि शायद ब्लैक अब हमें ऑप्रेस करने लगे. ब्लैक्स को ये था कि क्या पता अगर हमने इनको बेसिक राइट्स दे दिए तो फिर से ये जो है एक्सटेंसिव राइट्स बन सकते हैं, है ना. तो ऐसी चीज़ें थी, बट फाइनली दे केम टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक कंक्लूजन एंड द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एवर हेड, एंड इट केम टू बीइंग. इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत से राइट्स दिए. दोनों पार्टीज़ ने मिलकर जो है प्रॉब्लम का सलूशन निकाला और उन्होंने सोचा कि यार अगर हम एक सर्टेन काइंड ऑफ एट्रॉसिटीज़ से गुजरे हुए हैं तो अब हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, ना ही वाइट्स के लिए, ना ही चाहे ब्लैक के लिए, चाहे वो किसी भी कलर का लोग हो, किसी भी कलर का व्यक्ति हो उसके लिए. सो नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड, और किसी को भी एज ए डेमन की जैसे ट्रीट नहीं करना है. एवरीबडी दे अग्रीड ऑन दीज प्रिंसिपल्स, और उन्होंने बोला कि जो भी हो गया पास्ट में हो गया, मिट्टी पाओ, अब ये जो है नया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा. इनकी स्पिरिट आपको साउथ एशियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी देखने मिलेगी. फिर देखिए, आपको आगे चैप्टर में बताया गया है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. सो संविधान की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि पहले हमने समझा था कि देखिए सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको रूल्स की ज़रूरत है, तभी आप डिसिप्लिन के तरीके से रह पाओगे और पीसफुली रह पाओगे. ये जो रूल्स हैं इनको लिखना ज़रूरी है, इट शुड बी रिटन, और इन्हीं जब रूल को लिख दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, इसमें सारे रूल्स लिखे होंगे, यानी कि क्या रूल्स होंगे, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके पास बेसिक राइट्स हैं, आपको ये जो चीज़ें हैं ये रूल्स कौन लिखेगा, आपके नए डिसीजंस कौन लेगा, किसके हाथ में पावर होगी, उस इंसान को कैसे इलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करता है. इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, ठीक. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल जो भी आपके कंट्री में रह रहे हैं. एक की सुप्रीम लॉ होता है जो कि डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स. पहला, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप करता है
जो भी लोग रह रहे हैं उनके बीच में, क्योंकि अगर लोगों को पता है कि यार दीज आर माई बेसिक राइट्स, दीज आर प्रोटेक्टेड, दीज आर प्रोमलिगेटेड एंड दीज आर लीगली एनफोर्स, तो भाई अब मेरे को इतनी सिक्योरिटी है कि मैं आसानी से जी सकता हूँ, तो आपस में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। सेकेंड, ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, किसके पास कितना पावर होगा डिसीजन लेने का। फिर ये उनकी जो गवर्नमेंट है इसकी पावर लिमिट भी करता है, ओके, लिमिटेशंस भी सेट करता है। हमारे यहाँ संविधान में लिमिटेशंस कैसे सेट की गई हैं, हमारे यहाँ जैसे सेट की गई हैं फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दिया फंडामेंटल राइट्स को आप टच नहीं करेंगे एंड बेसिकली लोगों के सिटीजन्स के राइट्स नहीं लेंगे। और मोर स्पेसिफिकली अगर आपको जानना है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स के बाद, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट को बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना, बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद फोर्थ, it expresses the aspiration of the people about creating a good society। फिर उसके बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। तो देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जब उसको ड्राफ्ट किया जा रहा था, तब बहुत ही टर्बुलेंस का सिचुएशन था हमारे देश में। तो उसे इकोनॉमिक कंडीशन जो थी देश की बहुत ही बुरी थी, क्योंकि आप देखेंगे वो उस वक्त का वक्त था जब वहाँ उस वक्त पे पार्टीशन हुआ था। तो उस वक्त पे पार्टीशन हुआ था, ब्रिटिशर्स जैसे स्टेट था उसी स्टेट में छोड़ के चले गए थे। तो पावर्टी थी, एजुकेशन नहीं था, लोगों के पास में पैसा नहीं था, एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे बट उससे आउटपुट कम आ रहा था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, और जो बाकी के सेक्टर्स हैं वो भी फ्लरिश नहीं हो रहे थे। तो इकोनॉमिकली एंड सोशली इन बोथ द टर्म्स द कंडीशंस वर वेरी बैड। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको भी बहुत सी एंग्जाइटी थी, उनको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को लेकर एंग्जाइटी थी, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरह से इस तरह ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कि वो परफेक्ट भी हो, आगे आने वाली जनरेशन भी माने और अभी की भी सिचुएशन हमारी जो है वो टैकल हो पाए। सो देखिए, पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद एक एडवांटेज था हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उनके पास। क्या एडवांटेज था कि इनको जो कंसेंसस है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा उन्होंने हमें बोला ना, कंसेंसस क्रिएट करना पड़ा था ब्लैक वाइट के बीच में, हमें कंसेंसस क्रिएट नहीं करना पड़ा। हमारे यहाँ के लोगों को विश्वास था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास। अ नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेरली द स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल बट इट वाज आल्सो द स्ट्रगल टू रीजेनरेट आवर कंट्री। हमें ट्रांसफॉर्म करना था सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, जो कि 200 सालों से, अप्रॉक्सीमेटली 200 सालों से दबती आ रही थी। इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए एंड मिनिस्टर्स के लिए ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, और वहीं से आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का देखने मिला। ड्राफ्टिंग के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। जुलाई 1946 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फर्स्ट इलेक्शन जो है कंडक्ट करवाए गए। फिर आई फाइनली नवंबर 1949 में, और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया 26 जनवरी 1950 में। उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। सो देखिए, अब समझते हैं व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइडिंग वैल्यूज़ में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द ड्रीम एंड प्रॉमिस। सो हमने जब पढ़ा था ड्रीम एंड प्रॉमिस में, तो हम वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द सेइंग ऑफ महात्मा गांधी जी एंड BR अम्बेडकर जी। हमने दोनों के थोड़े पर्सपेक्टिव समझे थे एंड फाइनली हमें देखने मिला कि जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो एक बहुत ही फेमस स्पीच है हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की। सो उनकी स्पीच में हमें थोड़े एस्पिरेशंस देखने मिले हमारी सोसाइटी के बारे में, कि किस तरह से हमने एज ओल्ड जो सप्रेशन है उससे फाइनली जो है ओवरकम कर लिया है, राइट। सो दीज शोज़ द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, कि किस तरह से हमारे जो फोरफादर्स हैं उन्होंने ड्रीम किया और क्या प्रॉमिसेस दिए थे हमारे उस वक्त के सिटीजन्स को, उस वक्त के लोगों को, कि अगर हम आज़ाद हो गए तो हम इस तरह से अपना संविधान और कंट्री बनाएंगे। सो देखिए, फ़िलॉसफी जब समझने की, तो हमने समझा था कि सबसे पहले सबसे बड़ी फ़िलॉसफी के लिए जो वैल्यू बताती है वो डॉक्यूमेंट है प्रीएम्बल। जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं और वो कहाँ से इंस्पायर हुई हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर हुई हैं, वहीं से हमने नर्चर किया है। दीज आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आर डेमोक्रेसी। इसीलिए हमने जो है ये पढ़ा था ड्रीम एंड प्रॉमिस, है ना। तो प्रीएम्बल बहुत सी चीज़ें बताता है, हर एक चीज़ प्रीएम्बल का हर एक वर्ड बहुत सी चीज़ें डिफ़ाइन करता है हमारे संविधान के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में।
हमारी जो वैल्यू है एज अ सोसाइटी ऑफ इंडिया, एज अ इंडिया, इट इज़ एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा कि व्हाट आर द गाइडिंग वैल्यूज़। ठीक है, तो प्रीएम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत का संविधान है वो लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, किसी फॉरेन पावर के द्वारा नहीं बनाया गया है। हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, यानी कि हमारे ऊपर किसी और का राज नहीं है, जनता का ही राज है। सोशलिस्ट, जो कि हमने बताया था कि सोशलिस्ट ऑर्डर के जो स्टेट है दैट विल ट्राई टू क्रिएट अ सोसाइटी जो कि वेलफेयर स्टेट भी बने, जो कि इक्वालिटी रहे डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सारी चीज़ों में। सेक्युलर, के स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, यानी कि जो भारत है वो इंडिया है दैट इज़ गोइंग टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन और वट एवर इज़ द प्रैक्टिसेस ऑफ फेथ आर देयर, राइट। डेमोक्रेटिक, जनता का राज। रिपब्लिक, यानी कि जो भी लीडर होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो जो पब्लिक है वो सिलेक्ट करेगी, इलेक्ट करेगी। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। लिबर्टी हो, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, बट यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग इट्स ऑल द सिटीजन्स, ये भी हमने देखा था कि इक्वालिटी होगी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू वांट टू प्रमोट दैट इक्वालिटी, गवर्नमेंट कैन टेक सर्टेन एक्शंस एज वेल। ऑल्सो फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, कि हम पूरे देश को एक एज अ फैमिली देखेंगे। सो यही जो है हमने फाइनली अडॉप्ट किया ऑन द 26 नवंबर 1949 and finally it came into effect on the 26 जनवरी 1950. So that is how these all were the guiding values, guiding principles of our Indian constitution, और इस तरह से पूरा का पूरा institution डिज़ाइन हुआ। सो गाइज दिस इज़ इट अबाउट दिस एंटायर चैप्टर, जो कि मैंने आपको एक समरी में, क्विक समरी में आपको समझाने की कोशिश की। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द स्प्रिंट UPSC ऐप टू प्रैक्टिस book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप, यहाँ पर आपको अपनी बुक्स आप चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।